You're listening to AI Podcast, where headlines meet depth. नमस्कार। नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जो आजकल खबरों में भी है और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से भी जुड़ा है। बिल्कुल। भारत में आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी और उससे जुड़ी परेशानियां, खासकर दिल्ली एनसीआर में। हाँ, ये मामला बड़ा पेचीदा है क्योंकि इसमें लोगों की सुरक्षा है, शहरों का इंतजाम है और फिर जानवरों के हक भी हैं। मतलब तीनों के बीच एक तालमेल बिठाना है। सही कहा। और इस पर बात करने के लिए हमारे पास काफी जानकारी भी है, जैसे सरकारी आंकड़े, नीतियां, सुप्रीम कोर्ट में हाल में क्या हुआ, जमीनी हकीकत क्या है। ये सब एक विस्तृत विश्लेषण रिपोर्ट पर आधारित है। जी। तो आज हमारा मकसद है इस पूरे मामले की, आप कह सकती है, परत दर परत खोलना। ये समस्या असल में कितनी बड़ी है, बिल्कुल। सरकार की नीतियां क्या कहती हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो हालिया आदेश आए उनका मतलब क्या है और आगे क्या हो सकता है। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं फिर। तो शुरुआत करते हैं कुछ आंकड़ों से, शायद थोड़े चौंकाने वाले भी हों। 2019 की पशुधन गणना के हिसाब से देश में करीब 1.5 करोड़ आवारा कुत्ते थे। 1.5 करोड़? हाँ, और अकेले दिल्ली एनसीआर में अंदाजा है कि ये संख्या 10 लाख के आसपास है। 10 लाख? ये तो बहुत बड़ी संख्या है ना? हाँ, और ये सिर्फ संख्या की बात नहीं है, इसका सीधा असर देखिए लोगों की सुरक्षा पर पड़ता है। सोचिए, एनसीआरबी मतलब राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, उनके 2019 के आंकड़ों में ही कुत्तों के काटने से 4146 मौतें दर्ज हुई। 4000 से ज्यादा? जी। और हाल के सर्वे देखें तो अकेले दिल्ली में 2025 के पहले 6 महीनों में ही जनवरी से जून के बीच जानवरों के काटने की 35,198 घटनाएं हुई। 35,000 से ज्यादा? हाँ, और नोएडा जैसे पड़ोसी इलाकों में तो ये आंकड़ा जनवरी से मई 2025 तक 52,700 से भी ज्यादा था। बाप रे, यानी कुत्तों के काटने के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। पूरे देश में अगर देखें तो 2022 और 2024 के बीच ऐसे मामलों में 70% की बढ़ोतरी हुई है। 70%? जी। 2024 में तो हर रोज औसतन 10,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे। रोजाना 10,000? हाँ, और दिल्ली का हाल तो और भी चौंकाने वाला है। 2022 से 2024 के बीच 277% की भारी बढ़ोतरी देखी गई। 277%? हाँ, 2022 में जहां करीब 6,500 मामले थे, वो 2024 में बढ़कर 25,000 से ज्यादा हो गए। 25,000? और 2025 में अब तक, मतलब ये आंकड़े शायद जुलाई तक के होंगे, 26,334 मामले दर्ज हो चुके हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि स्थिति वाकई चिंताजनक है। और इसमें रेबीज का खतरा भी तो जुड़ा है ना? हाँ, वो एक बहुत बड़ा और शायद सबसे गंभीर पहलू है। सरकारी आंकड़ों में भले ही 2022 में सिर्फ 21 रेबीज मौतें दिखाई गईं। 21? बस हाँ, सरकारी आंकड़ों में यही था। लेकिन उसी साल WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, भारतीय सरकारी स्रोतों का ही इस्तेमाल करके 305 मौतों की बात कही। 305? इतना बड़ा फर्क, 21 और 305? जी, ये फर्क बहुत बड़ा है और ये सवाल खड़े करता है कि क्या मामले ठीक से रिपोर्ट हो भी रहे हैं या नहीं। सही बात है। और WHO का अंदाजा तो शायद और भी ज्यादा है। हाँ, WHO का जो मॉडलिंग अनुमान है उसके हिसाब से भारत में हर साल 18,000 से 20,000 मौतें रेबीज से होती हैं। 18 से 20,000 हर साल? जो दुनिया भर में होने वाली रेबीज मौतों का करीब 36% है। 36% मौतें भारत में? हाँ, और इसमें भी सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को होता है, खासकर 15 साल से कम उम्र के बच्चों को। 2024 के जो आधिकारिक आंकड़े हैं उनमें 54 संदिग्ध मौतें बताई गई हैं। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि असली संख्या कहीं ज्यादा हो सकती है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां कम रिपोर्टिंग होती है। तो मतलब साफ है, रेबीज का खतरा असल में सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। ये आंकड़े तो वाकई डराने वाले हैं। जी। लेकिन इनके पीछे असल जिंदगियां हैं, दर्दनाक हादसे हैं। खासकर बच्चों के साथ जो हुआ वो तो दिल दहला देता है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ मामले तो बहुत ही दुखद रहे हैं, जैसे 2018 में उत्तर प्रदेश के सीतापुर में वहां कुत्तों के झुंड ने हमला किया और 14 बच्चों की जान चली गई थी। 14 बच्चे? हाँ। फिर 2022 में नोएडा में एक 7 महीने के छोटे बच्चे की मौत हो गई। 2023 में हैदराबाद में एक 4 साल के बच्चे पर इतना भयानक हमला हुआ कि बाद में उसकी मौत हो गई। और इसी साल 2025 में समस्तीपुर बिहार में एक 13 साल के लड़के की जान चली गई। ये सुनना ही बहुत मुश्किल है। बच्चों पर हमले ज्यादा क्यों होते हैं? क्या इसका कोई खास कारण है? हाँ, इस पर रिसर्च भी हुई है। वो बताती है कि कुत्तों के काटने से जो मौतें होती हैं उनमें 30 से 60% पीड़ित
15 साल से कम उम्र के होते हैं। 30 से 60%। जी, इसकी एक वजह तो उनका छोटा कद है, जिससे कुत्ते आसानी से उनके चेहरे या गर्दन तक पहुंच जाते हैं, जो ज्यादा खतरनाक है। दूसरा, वो शायद उतनी तेजी से या असरदार तरीके से अपना बचाव नहीं कर पाते। ये वाकई एक बहुत ही दुखद पहलू है इस पूरी समस्या का। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही शिकार हो रहे हैं, बड़े लोगों के साथ भी गंभीर हादसे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे 2022 में बिजनौर में एक 30 साल की महिला की मौत हुई थी। 2023 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU में यूनिसेफ के एक रिटायर्ड डॉक्टर थे, उन पर हमला हुआ और उनकी जान चली गई। ओह! उसी साल अहमदाबाद में वाघ बकरी चाय ग्रुप के एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, उन पर कुत्तों ने हमला किया और बाद में उनकी मौत हो गई। और 2015 में ओडिशा के बालांगीर में एक नेशनल लेवल पैरा एथलीट की भी मौत आवारा कुत्तों के हमले से हुई। ये तो दिखाता है कि खतरा वाकई किसी के लिए भी है। सड़क पर चलते हुए कोई भी इसका शिकार हो सकता है। सही बात है। तो सवाल उठता है कि इस समस्या से निपटने के लिए हमारे पास क्या नीति है, मतलब सरकार क्या कर रही है? देखिए, भारत की जो मुख्य नीति है वो है पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023। इसे अंग्रेजी में एनिमल बर्थ कंट्रोल या ABC रूल्स 2023 कहते हैं। ये 2001 के पुराने नियमों की जगह लाए गए हैं। अच्छा, ABC नियम 2023। हाँ, इनका जो मूल सिद्धांत है वो काफी सीधा है, जिसे CNVR कहते हैं। CNVR। हाँ, कैच, न्यूटर, वैक्सीनेट एंड रिलीज। मतलब कुत्तों को पकड़ो, उनकी नसबंदी न्यूटर करो, उन्हें रेबीज का टीका वैक्सीनेट लगाओ और फिर उसी इलाके में वापस छोड़ दो, रिलीज कर दो। अच्छा, पकड़ो, नसबंदी, टीका और वापस छोड़ो। जी, इसमें जोर कुत्तों को मारने या स्थायी रूप से हटाने पर नहीं है, बल्कि उनकी आबादी को कंट्रोल करने पर है, मानवीय तरीके से। ठीक है, तो ये CNVR ही मुख्य तरीका है। हाँ। और इसे लागू कौन करता है, कैसे होता है ये सब जमीन पर? इसे लागू करने की जो मुख्य जिम्मेदारी है वो स्थानीय निकायों की होती है, जैसे नगर निगम या नगर पालिकाएं, म्यूनिसिपैलिटीज की। हाँ, और निगरानी के लिए 3 स्तरों पर समितियां होती हैं, केंद्रीय, राज्य और स्थानीय लेवल पर। अब यह काम या तो नगर निगम के अपने पशु चिकित्सक करते हैं, या फिर वो पशु कल्याण से जुड़ी संस्थाओं, मतलब एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस या AWOs की मदद लेते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त है, इन AWOs को भारतीय पशु कल्याण बोर्ड यानी AWBI से मान्यता प्राप्त होना जरूरी है। AWBI पशु कल्याण के लिए बनी केंद्र सरकार की संस्था है। अच्छा, तो मान्यता प्राप्त संस्थाएं ही ये काम कर सकती हैं। और इन ABC नियमों में क्या कोई खास बातें हैं जिनका पालन करना जरूरी है? कोई स्टैंडर्ड तय किए गए हैं? हाँ, कई चीजें हैं। पहली तो यही कि संस्था का AWBI से मान्यता प्राप्त होना। दूसरा, लक्ष्य ये रखा गया है कि किसी भी इलाके के कम से कम 70% आवारा कुत्तों की नसबंदी व्यवस्थित रूप से की जाए। माना जाता है कि तभी आबादी पर असर दिखना शुरू होगा। 70% कवरेज, ये तो काफी ज्यादा है। और नियमों में ये भी सुझाव दिया गया है कि मादा कुत्तों पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि आबादी तो वही बढ़ाती हैं। अनुपात सुझाया गया है कि करीब 70% मादा और 30% नर कुत्तों की नसबंदी हो। अच्छा। और सबसे अहम बात शायद ये है कि नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्तों को उसी इलाके में वापस छोड़ना अनिवार्य है जहां से उन्हें पकड़ा गया था। मतलब उन्हें कहीं और नहीं भेजा जा सकता, उन्हें शेल्टर में नहीं रखा जा सकता। सामान्य कुत्तों को नहीं, उन्हें उनके टेरिटरी या इलाके में ही वापस छोड़ना होता है। और हाँ, उनके रहने या ऑपरेशन वगैरह के लिए भी नियम है। जैसे कि कुत्तों को रखने की जगह, मतलब कैनल्स, उनके साइज के मानक तय है। ABC सेंटरों में खासकर ऑपरेशन थिएटर और उसके आसपास के एरिया में CCTV कैमरे लगे होने चाहिए। सर्जरी के बाद कुत्ते की देखभाल कम से कम 4 दिन तक करनी जरूरी है। ठीक है। और पहचान के लिए कुत्ते के कान पर एक छोटा सा V आकार का कट लगाया जाता है। किसी तरह की ब्रांडिंग या गर्म लोहे से दागना वगैरह बिल्कुल मना है। और इन सब चीजों का, मतलब पकड़ने से लेकर छोड़ने तक का पूरा रिकॉर्ड रखना भी जरूरी है। सुनने में तो ये नियम बड़े अच्छे और वैज्ञानिक लगते हैं। ऐसा लगता है कि सब कुछ सोचा गया है, लेकिन जाहिर है जमीन पर कुछ और ही हो रहा है, तभी तो समस्या इतनी बढ़ गई है। तो असल दिक्कतें कहाँ आ रही हैं? क्या पैसों की कमी है या कुछ और? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। असल में कई बड़ी मुश्किलें हैं। पहली और शायद सबसे बड़ी है पैसा, फंड्स की कमी। राज्य सरकारें और नगर निगम इतने बड़े पैमाने पर ABC कार्यक्रम चलाने के लिए जरूरी बजट ही नहीं दे पाते या देना नहीं चाहते। दिल्ली का ही उदाहरण लें, वहां 2022 के आखिर से 2024 की शुरुआत तक करीब 1 लाख कुत्तों की नसबंदी की गई।
सुनने में ये आंकड़ा बड़ा लगता है। 1 लाख तो काफी है। लेकिन दिल्ली की जो अनुमानित आबादी है कुत्तों की, करीब 10 लाख, उसके हिसाब से कवरेज बहुत कम है। वो जो 70-80% का लक्ष्य है आबादी पर काबू पाने के लिए, हम उससे बहुत बहुत पीछे हैं। ये तो ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात हो गई। यानी पैसे की कमी सबसे बड़ा रोड़ा है। और इसके अलावा क्या और भी दिक्कतें हैं? हाँ, दूसरी बड़ी दिक्कत है बुनियादी ढांचा, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। दिल्ली में नसबंदी के बाद कुत्तों को कुछ दिन रखने और देखभाल के लिए सिर्फ 20 पशु नियंत्रण केंद्र हैं, और इन सब की कुल क्षमता मिलाकर 5000 कुत्तों से भी कम है। 5000, जबकि कुत्ते 10 लाख है। हाँ, ये दिल्ली के अनुमानित 10 लाख आवारा कुत्तों का 5% भी नहीं है। तो सोचिए, अगर ज्यादा कुत्तों को पकड़ा भी जाए तो उन्हें रखा कहाँ जाएगा ऑपरेशन के बाद। इसके साथ ही ट्रेन्ड वेटनरी डॉक्टर और स्टाफ की भी भारी कमी है जो ये सर्जरी सही तरीके से कर सकें। तो नियम अपनी जगह हैं, लेकिन उनको अमल में लाने का जो ढांचा चाहिए वही कमजोर है। क्या तालमेल वगैरह की भी कोई कमी है? हाँ, वो भी एक मुद्दा है। कई सरकारी विभागों और संस्थाओं के बीच तालमेल की कमी दिखती है। नियमों को सख्ती से लागू करवाने में भी, मतलब एनफोर्समेंट में, ढिलाई नजर आती है। और एक और मुश्किल तब आती है जब नसबबंदी के बाद कुत्तों को वापस उनके इलाके में छोड़ा जाता है। कई बार वहां रहने वाले लोग इसका विरोध करते हैं या फिर कुत्तों के बीच अपने इलाके को लेकर झगड़े बढ़ जाते हैं। तो ये सब चीजें मिलकर एबीसी कार्यक्रम को उतना असरदार नहीं बनने दे रही हैं जितना कागज पर सोचा गया था। समझ गए। अब आते हैं उस मोड़ पर जिसने इस पूरे मुद्दे को और भी ज्यादा गरमा दिया। अगस्त 2025 में सुप्रीम कोर्ट का दखल। 11 अगस्त को कोर्ट की एक बेंच ने एक आदेश दिया था। वो क्या था और उस पर इतना हंगामा क्यों हुआ? जी, वो आदेश वाकई में बहुत, कह सकते हैं, नाटकीय था और बहुत सख्त भी। 2 जजों की एक बेंच थी। उन्होंने दिल्ली एनसीआर के अधिकारियों को निर्देश दिया कि 8 हफ्तों के अंदर अंदर सड़कों से सभी आवारा कुत्तों को हटाया जाए। सभी आवारा कुत्तों को सड़कों से? हाँ, सभी को। इसके लिए उन्होंने कहा कि हर 5000 कुत्तों की क्षमता वाले बड़े बड़े आश्रय स्थल यानी शेल्टर होम बनाए जाएं। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही वो ये थी कि पकड़े गए कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर, मतलब सड़कों पर, वापस न छोड़ा जाए। मतलब सीएनवीआर का जो आर था रिलीज, उसे ही हटा दिया। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि उन्हें शेल्टर में ही रखा जाए। साथ ही कोर्ट ने कुत्ते के काटने की घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए हेल्पलाइन बनाने का भी आदेश दिया था। ये तो मौजूदा एबीसी नीति से बिल्कुल उल्टा था। और कोर्ट ने उन एबीसी नियमों के बारे में क्या कहा? कोर्ट ने एबीसी नियम 2023 को बेतुका, अंग्रेजी में कहें तो एब्सर्ड तक कह दिया। बेतुका? हाँ, बेंच का मानना था कि कुत्तों को नसबंदी करके वापस उसी जगह छोड़ देना अप्रभावी है, बेकार है, और इससे लोगों की, खासकर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती। कोर्ट ने साफ कहा कि बच्चों को किसी भी कीमत पर आवारा कुत्तों के काटने का शिकार नहीं होना चाहिए। उनका पूरा जोर इंसानी सुरक्षा पर था। अदालत ने बेतुका कह दिया। ये तो बहुत सख्त टिप्पणी है। मतलब वो मौजूदा तरीके से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। ऐसा ही लगा उस आदेश से तो। लेकिन फिर इस आदेश पर बहुत प्रतिक्रिया हुई, विरोध हुआ, है ना? और फिर इसे बदला पड़ा। हाँ, बिल्कुल। इस आदेश के आते ही जैसे ये खबर फैली, पशु कल्याण संगठनों, एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस और कई आम लोगों ने भी इसका जबरदस्त विरोध शुरू कर दिया। कई संवैधानिक सवाल भी उठाए गए कि क्या कोर्ट इस तरह संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत बने नियमों को एक झटके में दरकिनार कर सकता है। विरोध इतना बड़ा, प्रदर्शन हुए कि मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। और फिर 22 अगस्त 2025 को 3 जजों की एक बड़ी बेंच बैठी जिसकी अगुवाई जस्टिस विक्रमनाथ कर रहे थे। इस बेंच ने 11 अगस्त वाले आदेश में महत्वपूर्ण बदलाव कर दिए। अच्छा, तो ये राहत की बात थी विरोध करने वालों के लिए। उस बदले हुए आदेश में क्या था? क्या कोर्ट अपने पहले वाले स्टैंड से पूरी तरह पीछे हट गया? काफी हद तक, हाँ। नया आदेश में साफ कहा गया कि आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद वापस उनके मूल क्षेत्रों में ही छोड़ा जाएगा। यानी जो एबीसी नियम कहते हैं, मूल रूप से वही होगा। यानी सीएनवीआर मॉडल वापस आ गया। हाँ, सिर्फ उन्हीं कुत्तों को स्थायी रूप से आश्रय स्थलों यानी शेल्टर होम्स में रखा जाएगा जो या तो रेबीज से पीड़ित हों या फिर बहुत ज्यादा आक्रामक हों, फेरोशियस और इनक्यूरेबली इल हों। ठीक है, ये तो बड़ा बदलाव था। जी, और एक और अहम बात ये कही गई कि नगर निगम हर वार्ड में कुत्तों की संख्या का आकलन करके उनके खाने के लिए निर्धारित जगहें बनाएंगे और सड़कों पर कहीं भी खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी। अच्छा, फीडिंग स्पॉट्स बनेंगे। हाँ, और कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ये भी कहा कि वे इस मुद्दे पर एक राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए अपने अपने सुझाव केंद्र सरकार को भेजें।
तो ये एक तरह से एबीसी नियमों की तरफ वापसी थी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। बिल्कुल। लेकिन जो शुरुआती आदेश आया था 11 अगस्त को, उसका इतना विरोध क्यों हुआ था? पशु कल्याण संगठनों के मुख्य तर्क क्या थे उस आदेश के खिलाफ? उनके विरोध के कई पुख्ता आधार थे। पहला और सबसे सीधा तर्क तो यही था कि ये आदेश संसद द्वारा बनाए गए कानून प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट के तहत बने एबीसी नियम 2023 का खुला उल्लंघन है। कानूनी तौर पे गलत था उनके हिसाब से। हाँ, दूसरा, जैसा हमने पहले भी बात की, वो पूरी तरह से अव्यावहारिक था। इतने लाखों कुत्तों को, सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही लाखों हैं, उन्हें रखने के लिए पर्याप्त शेल्टर होम बनाने का न तो पैसा था, न जगह, न ही कोई और इंतजाम था। कार्यकर्ताओं का सीधा सवाल था, शेल्टर हैं कहाँ? ये तो है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, और मानवीय पहलू भी तो रहा होगा। कुत्तों के साथ क्या होता? बिल्कुल, सबसे बड़ी चिंता यही थी कि अगर लाखों कुत्तों को पकड़कर कहीं शेल्टर में ठूस दिया गया तो उनकी देखभाल कौन करेगा? नतीजा ये होता कि या तो उन्हें चुपचाप मार दिया जाता, जिसे कलिंग कहते हैं, या फिर वो उन खराब प्रबंधन वाले शेल्टरों में बीमारी, भूखमरी और उपेक्षा से मर जाते। इसे बहुत क्रूर और अमानवीय माना गया। इसी के विरोध में लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर ब्लैक थर्सडे नाम से प्रदर्शन भी किया। कई जानी मानी हस्तियों ने भी सोशल मीडिया पर इसका विरोध किया। लोगों के हाथों में तख्तियां थीं जिन पर लिखा था, एबीसी ही कानून है, करुणा ही रास्ता है। विरोध काफी मुखर था। क्या उन्होंने कोई वैज्ञानिक तर्क भी दिए कि कुत्तों को हटाना क्यों गलत है? हाँ, उन्होंने वैज्ञानिक और साक्ष्य आधारित तर्क भी सामने रखे। उन्होंने WHO और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्टडीज का हवाला दिया, जो साफ तौर पर कहती हैं कि कुत्तों को एक जगह से हटाना, रिमूवल या कलिंग से न तो उनकी आबादी लंबे समय में कम होती है और न ही रेबीज का प्रसार रुकता है। अच्छा, हटाने से भी नहीं? क्यों? क्योंकि जैसे ही आप एक इलाके से कुत्ते हटाते हैं, वहां एक खालीपन, वैक्यूम पैदा होता है और आसपास के इलाकों से नए अनवैक्सीनेटेड कुत्ते उस जगह पर आ जाते हैं। इससे क्षेत्रीय स्थिरता भंग होती है, कुत्तों में लगाई बढ़ती है, प्रजनन बढ़ता है और शायद आक्रामकता भी। ओह, मतलब हटाने से समस्या और बढ़ सकती है। हाँ, ऐसा हो सकता है। इसके बजाय WHO और दूसरे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बड़े पैमाने पर टीकाकरण, मास वैक्सीनेशन, रेबीज कंट्रोल के लिए सबसे असरदार तरीका साबित हुआ है। और ABC NVR से नसबंदी किए हुए कुत्ते अपने इलाके में रहते हैं, नए कुत्तों को आने से रोकते हैं और उनमें आक्रामकता भी कम हो जाती है। तो उनका कहना था कि ABC NVR ही ज्यादा वैज्ञानिक और मानवीय तरीका है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अब जरा उस बात पर आते हैं कि पहला आदेश लागू करना नामुमकिन क्यों था। आपने पैसों की कमी का जिक्र किया था। क्या इसका कोई अंदाजा लगाया गया था कि असल में कितना खर्च आता अगर वो आदेश लागू होता? हाँ, और जो अनुमान लगाए गए वो आंकड़े होश उड़ाने वाले थे। एक विश्लेषण के मुताबिक सिर्फ दिल्ली के ही अनुमानित 10 लाख आवारा कुत्तों को रखने के लिए शेल्टर बनाने की जो लागत आती, सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वही 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होती। 10,000 करोड़ सिर्फ शेल्टर बनाने का खर्च? जी, जरा सोचिए, ये दिल्ली सरकार के पूरे साल के पूंजीगत खर्च, कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर 2025-26, जो कि 17,224 करोड़ रुपए था, उसके आधे से भी ज्यादा है। बाप रे, ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। और फिर उन्हें रोज रखने, खिलाने पिलाने, उनकी देखभाल का खर्च? उसका अनुमान था करीब 110 रुपए प्रति कुत्ता प्रतिदिन। रोज का 110 रुपए एक कुत्ते पर? हाँ, तो दिल्ली के 10 लाख कुत्तों के लिए ये बनता है 11 करोड़ रुपए रोज, या साल का 4,015 करोड़ रुपए, सिर्फ उनके रख रखाव के लिए। 4,000 करोड़ सालाना? जी, ये दिल्ली के कुल सालाना बजट लगभग 76,000 करोड़ रुपए का करीब 5.2% होता। करेक्शन, ओरिजिनल सोर्स मेंशन 23%, recalculating based on 4,015 crore rupees, 76,000 crore rupees gives shortfall 5.3%. Let's stick to the implied magnitude. मतलब बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ आवारा कुत्तों के रखरखाव पर खर्च हो जाता, और इसमें अभी पशु चिकित्सा देखभाल, उन्हें लाने ले जाने का ट्रांसपोर्टेशन खर्च और इन शेल्टर्स को चलाने के लिए करीब 1.5 लाख अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती और उनकी तनख्वाह का खर्च शामिल ही नहीं था। ये तो वाकई किसी भी नगर निगम के लिए असंभव है, खासकर दिल्ली नगर निगम के लिए, जिसके बारे में हम सुनते ही रहते हैं कि वो वैसे ही पैसों की तंगी से जूझता रहता है। बिल्कुल असंभव था। पैसों के अलावा और क्या व्यवहारिक दिक्कतें थी? बहुत सारी थी। सबसे पहले तो इतनी जमीन कहाँ से आती, वो भी शहर के अंदर या आसपास। और नियम ये भी कहते हैं कि ऐसे शेल्टर आवासीय क्षेत्रों के पास नहीं हो सकते। फिर अलग अलग इलाके के कुत्तों को कैसे अलग रखा जाता, क्योंकि कुत्ते टेरिटोरियल होते हैं, उनमें बीमारियां फैलने से कैसे रोका जाता।
इतने बड़े पैमाने पर स्टाफ की भर्ती और ट्रेनिंग कैसे होती, और लोग अपने इलाके के पास इतने बड़े शेल्टर बनने का विरोध करते, वो समस्या अलग। मतलब हर लिहाज से ये योजना अव्यावहारिक यानी इम्प्रैक्टिकल थी। साफ है कि वो पहला आदेश लागू हो ही नहीं सकता था। तो जो 22 अगस्त का बदलावा आदेश आया, उसे हम एक तरह से जमीनी हकीकत को स्वीकार करना कह सकते हैं। बिल्कुल, वो आदेश कहीं ज्यादा संतुलित और व्यवहारिक था। वो अनिवार्य रूप से वापस ABCNVR मॉडल पर लौट आया, जिससे पहले आदेश से जुड़ी सारी मुश्किलें पैसों की, जगह की, लॉजिस्टिक्स की और कानूनी वैधता की लगभग खत्म हो गई। सिर्फ रेबीज वाले या बेहद आक्रामक कुत्तों को ही स्थायी रूप से शेल्टर में रखने की बात कही गई, जिससे वित्तीय और तार्किक बोझ नाटकीय रूप से कम हो गया। और वो खाने की जगह तय करने वाला निर्देश, फीडिंग स्पॉट्स वाला, वो भी एक संतुलन बनाने की कोशिश लगती है ना? हाँ बिल्कुल। वो उन लोगों की चिंता को भी ध्यान में रखता है जो सड़कों पर कुत्तों के जमावड़े या गंदगी से परेशान हैं, और साथ ही उन पशु प्रेमियों का भी ध्यान रखता है जो कुत्तों को खाना खिलाना चाहते हैं। तो ये एक तरह से बीच का रास्ता निकालने जैसा है, ताकि टकराव कम हो। तो कुल मिलाकर ये जो संशोधित आदेश है, ये मौजूदा ABC कानून को भी मान्यता देता है, पिछले कई अदालती फैसलों के भी अनुरूप है, और सबसे बड़ी बात, इसे लागू करना कहीं अधिक संभव है। सही कहा। और सबसे अच्छी बात कि कोर्ट ने राष्ट्रीय नीति के लिए सभी राज्यों से सुझाव मांगे। ये दिखाता है कि अदालत ने इस मुद्दे की राष्ट्रव्यापी प्रकृति को पहचाना है और एक समग्र समाधान की जरूरत महसूस की है। तो इस पूरे घटनाक्रम से, दिल्ली NCR के अनुभव और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से हम क्या सबक सीख सकते हैं? आगे क्या करने की जरूरत है? आगे की राह क्या होनी चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से कुछ प्राथमिकताएं बिल्कुल साफ हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज तो ये है कि ABC कार्यक्रमों को तेजी से, बड़े पैमाने पर और सही ढंग से लागू किया जाए। वो जो 70-80% कवरेज का लक्ष्य है, उसे हासिल करना होगा, और वो भी पूरे इलाके में एक साथ सिस्टमैटिक तरीके से, न कि टुकड़ों टुकड़ों में। मतलब स्केल और स्पीड दोनों बढ़ाने होंगे। बिल्कुल। दूसरा, इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना होगा। ज्यादा ABC सेंटर बनाने होंगे, मोबाइल वेटनरी यूनिट शुरू करनी होंगी, ताकि दूर दराज के इलाकों तक पहुंचा जा सके। और जैसा कोर्ट ने कहा, हर वार्ड में कुत्तों के लिए खाना खिलाने की तय जगहें बनानी होंगी। और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, वो है सामुदायिक शिक्षा और जागरूकता। लोगों को कुत्तों के व्यवहार के बारे में, काटने से कैसे बचें और जिम्मेदाराना तरीके से खाना खिलाने के बारे में जागरूक करना होगा। लोगों को यह समझाना होगा कि इस समस्या के हल में उनकी भी एक सकारात्मक भूमिका हो सकती है। ये तो हुई लागू करने की बात। क्या नीति के लेवल पे भी कुछ सुधारों की जरूरत है? क्या सिर्फ नगर निगमों के भरोसे छोड़ देना काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रीय स्तर पर एकरूपता और तालमेल बहुत जरूरी है। पूरे देश में ABC कार्यक्रम लागू करने के लिए समान मानक, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स बनाने होंगे। नगर पालिकाओं के प्रदर्शन की निगरानी करनी होगी, और जरूरत के हिसाब से उन्हें वित्तीय सहायता देने का एक तंत्र भी बनाना होगा। और अगर कोई नगर पालिका ये काम ठीक से ना करे तो उनके लिए सख्त दंड का प्रावधान भी होना चाहिए। ABC नियमों का पालन न करने पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। और हमें इस मसले को सिर्फ कुत्तों की नसबंदी तक सीमित नहीं रखना है। हमें एक एकीकृत दृष्टिकोण, इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाना होगा। एकीकृत दृष्टिकोण से आपका क्या मतलब है? मतलब इसमें बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन यानी वेस्ट मैनेजमेंट भी शामिल हो, क्योंकि कचरे के ढेर कुत्तों के लिए भोजन का बड़ा स्रोत होते हैं। पालतू कुत्तों का अनिवार्य पंजीकरण हो, और कुत्तों के अनियंत्रित प्रजनन, ब्रीडिंग पर भी लगाम लगाई जाए। एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है जो समस्या की जड़ पर काम करे। ये बात तो सही है। और अगर हम लंबी अवधि की सोचें तो भविष्य में क्या कुछ और किया जा सकता है? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल? हाँ, भविष्य में टेक्नोलॉजी बहुत मददगार साबित हो सकती है। जैसे नसबंदी किए गए कुत्तों की पहचान और गिनती के लिए डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम जैसे माइक्रोचिप या QR कोड इस्तेमाल हो सकते हैं। कुत्ते काटने की घटनाओं की रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए मोबाइल ऐप बनाए जा सकते हैं। GPS का इस्तेमाल करके ABC टीमों के काम की निगरानी की जा सकती है कि वो पूरे इलाके को कवर कर रहे हैं या नहीं। अच्छा, और शिक्षा के स्तर पर? वेटरनरी की पढ़ाई में भी पशु जन्म नियंत्रण तकनीकों और बड़े पैमाने पर आवारा पशुओं की जनसंख्या प्रबंधन, पॉपुलेशन मैनेजमेंट पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हमें ऐसे विशेषज्ञ तैयार करने होंगे जो इस चुनौती से निपट सकें। और सबसे जरूरी है डेटा। हमें बेहतर और विश्वसनीय डेटा चाहिए। कितने आवारा कुत्ते हैं, इसका नियमित और वैज्ञानिक सर्वेक्षण होना चाहिए। ABC कार्यक्रम कितने प्रभावी हो रहे हैं, इसकी लगातार निगरानी होनी चाहिए। तभी हम साक्ष्य आधारित नीतियां बना पाएंगे और जरूरत पड़ने पर उनमें सुधार कर पाएंगे।
तो कुल मिलाकर निष्कर्ष यही निकलता है कि आवारा कुत्तों का ये जो संकट है, ये एक बहुआयामी चुनौती है। इसमें मानव सुरक्षा और पशु कल्याण दोनों के बीच एक बहुत ही सावधानी भरा संतुलन साधने की जरूरत है। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट का जो संशोधित दृष्टिकोण सामने आया है, जो मौजूदा कानूनी ढांचे के भीतर ही एबीसी कार्यक्रमों के वैज्ञानिक और व्यवस्थित कार्यान्वयन पर जोर देता है, वो शायद भारत की शहरी पशु प्रबंधन चुनौतियों के लिए एक यथार्थवादी और व्यवहारिक मार्ग प्रशस्त करता है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन ये रास्ता तभी कामयाब होगा जब इसके पीछे निरंतर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, पर्याप्त वित्तीय निवेश हो और शासन के सभी स्तरों पर केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों में एक समन्वित प्रयास हो। दिल्ली एनसीआर से जो सबक मिले हैं, उन्हें ध्यान में रखकर एक सुसंगत राष्ट्रीय नीति बनानी होगी, ताकि पूरे देश में इस समस्या से मानवीय और असरदार तरीके से निपटा जा सके। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में जरूर आ रहा है, क्या सिर्फ कुत्तों की आबादी का प्रबंधन करना, मतलब नसबंदी और टीकाकरण से उनकी संख्या को कंट्रोल करना ही काफी है, या हमें उन गहरी सामाजिक, आर्थिक और शहरीकरण से जुड़ी वजहों को भी देखना होगा जो इस समस्या को पैदा करती हैं और बढ़ाती हैं? ये बहुत अहम सवाल है। जैसे कि शहरों में बढ़ता हुआ कचरा जो कुत्तों के लिए खाने का आसान स्रोत बन जाता है, या फिर लोगों का पालतू जानवरों को खरीदने या अपनाने के बाद जब वो बीमार हों या बूढ़े हो जाएं, तो उन्हें यूं ही सड़कों पर छोड़ देने का चलन। हाँ, ये मूल कारण है। शायद असली और स्थायी हल इन गहरी वजहों को समझने और उन्हें बदलने में ही छिपा है। ये सोचने के लिए एक जरूरी बिंदु है। बिल्कुल, इस पर भी हमें गंभीरता से विचार करना होगा। इस एआई पॉडकास्ट को देखने के लिए धन्यवाद। ताज़ा खबरों और गहन विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें।